गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइकलसन मोरले प्रयोग। माइकलसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो प्रयोग आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो इस प्रयोग के बारे में हमको जाननी चाहिए, इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। कैसे था? फेल्ड था, मतलब इसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया था, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया? ये एक्सपेरिमेंट एक इमेजिनरी मीडियम ईथर के एग्जिस्टेंस को बताने के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? ईथर के एग्जिस्टेंस के लिए, ईथर माध्यम की उपस्थिति बताने के लिए। अब ये ईथर माध्यम है क्या? तो देखिए, सबसे पहले जब हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी प्रपोज करी थी तो उसने बताया था कि हर एक जो लाइट है वो एक वेव की तरह प्रोपोगेट करती है। लाइट भी क्या है? एक वेव है। ये हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी के अंदर बताया, और उसने ये बताया कि हर एक वेव को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे साउंड वेव है, जो मैं बोल रही हूँ साउंड वेव है, उसके लिए मीडियम क्या है? हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर मीडियम है। अगर वातावरण ना हो तो हम जो बोलते हैं वो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। तो साउंड वेव को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी ज़रूरत हुई? एटमॉस्फेयर, एक मीडियम की ज़रूरत हुई। इसी तरह से स्ट्रिंग में देखा होगा आपने, एक डोरी में जो तरंगे प्रोपोगेट करती है तो उसमें माध्यम क्या हुआ? डोरी हुई। इसी तरह से जो वाटर सरफेस पे आपने देखा होगा, जब आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो आपको वाटर में वेव्स दिखाई देती है, तो वहाँ पर मीडियम क्या हुआ? वाटर हुआ। तो हर एक वेव को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से लाइट को जब वेव बताया गया तो ये कहा गया कि लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए भी कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, और वो मीडियम क्या था? ईथर था। एक इमेजिनरी मीडियम मान लिया गया ईथर, और इसी ईथर की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए माइकलसन ने एक प्रयोग किया जिसे माइकलसन मोरले प्रयोग कहा गया, और इसमें उसने माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सहारा लिया, उसकी हेल्प से इसने ये प्रयोग किया। तो देखिए, इस प्रयोग को करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था कि मान लीजिए एक साउंड सोर्स है, ठीक है, ये एक साउंड सोर्स है, इससे हर तरफ जो वेव प्रोपोगेट करेगी, हर डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी, उसकी स्पीड मान लीजिए 340 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और इधर भी 340 किलोमीटर पर सेकेंड है। जबकि यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है, इसको ए ऑब्जर्वर दे दिया, ये स्थिर है, अभी ये नहीं चल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इधर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी स्पीड यही होगी और इस डायरेक्शन में भी स्पीड यही होगी। लेकिन अब मान लीजिए ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो लड़का है, वो इस डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर स्पीड से चलने लगता है। तो अब की बार क्या होगा? इस ऑब्जर्वर को इस साउंड की जो स्पीड है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी, रिलेटिव स्पीड मिलेगी आपको। और रिलेटिव स्पीड कितनी मिलती है? रिलेटिव स्पीड आपको मिलेगी इस तरफ की वेव के लिए। इस तरफ की वेव के लिए क्या है? देखिए, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये लड़का भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो सापेक्ष वेग जो होता है वो घट जाता है, यानी कि 340 माइनस 100, और यहाँ पे कितना रह जाएगा? 240 किलोमीटर पर सेकेंड रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस डायरेक्शन में जाती हुई वेव के लिए देखिए, तो ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन की बात होती है तो वेग ऐड हो जाता है, तो 340 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 440 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ सापेक्ष वेग का सिद्धांत। अब मान लीजिए ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अब की बार 440 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा ना, 240 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज होने के साथ में रिलेटिव स्पीड चेंज हो रही है। किसके साथ में? दिशा परिवर्तित होने के साथ में क्या हो रहा है? रिलेटिव स्पीड भी चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या है? ये स्पीड रिलेटिव है।
डायरेक्शन के साथ में रिलेटिव स्पीड चेंज हो रही है। अब स्पीड चेंज हो गई तो दूरी भी अलग अलग तय की जाएगी, समान समय में अलग अलग दूरी तय की जाएगी, जबकि स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम दूरी को नियत रख दें तो इस स्पीड से जब स्पीड चेंज होगी तो अलग अलग समय में वो दूरी तय की जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट माइकलसन ने यूज़ किया कि दिशा चेंज होने के साथ में स्पीड चेंज होगी और स्पीड चेंज होने के साथ में नियत दूरी को तय करने के लिए अलग अलग समय लगेगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट में देखिए, कोई भी जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो अर्थ पे ही करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए पहले ये हमारा सन हो गया, ठीक है, और इसके चारों तरफ हमारी अर्थ रिवॉल्व करेगी। जो अर्थ रिवॉल्व करेगी वो एक इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगी। ये मान लीजिए हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। अभी इसका जो वेग है इस डायरेक्शन में है और इसका रिवोल्यूशन का वेग कितना होता है, 30 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और अगर हम बात करें प्रकाश के वेग की, तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड, इतना होता है प्रकाश का वेग। अब ये क्या करती है, अर्थ हमारी v वेग से, इसका वेग अगर v है तो v वेग से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। और इस पर जो ऑब्जर्वर है, इस अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है वो भी v वेग से ही गति करेगा। अब जबकि कुछ टाइम बाद, मान लीजिए 4 महीने बाद, पूरा क्या 1 वर्ष में पूरा एक चक्कर पूरा करती है, तो 3 महीने बाद ये अर्थ यहाँ आ जाती है, यहाँ आ गई। तो अब के बाद इसकी चाल इस डायरेक्शन में आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ, जो सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल में परिवर्तन होगा क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है। देखिए पहले इस दिशा में चाल थी, अब की बार इस दिशा में चाल है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि दिशा में परिवर्तन होगा तो सापेक्ष चाल में भी परिवर्तन होगा। सापेक्ष चाल में परिवर्तन होगा अर्थात नियत दूरी को तय करने में अलग अलग समय लगेगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि नियत समय में तय की गई दूरियां अलग अलग होगी। तो ये सापेक्ष चाल की वजह से हुआ। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर फिर से दिशा में परिवर्तन आ गया, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ समयांतर मिलेगा, या हम कहते हैं कि पथांतर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ समयांतर मिलेगा, या फिर हम कह दें कि पथांतर मिलेगा। तो ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट कि दिशा में परिवर्तन के साथ में आपको पथांतर या समयांतर मिलना चाहिए। ये बात हुई एक कॉन्सेप्ट है ये कि अगर यहाँ पर कोई माध्यम ईथर है, यहाँ पे क्या हुआ है, ईथर माध्यम भरा हुआ है, अर्थ और सन के बीच में पूरी जगह पर ईथर माध्यम भरा हुआ है। तो ईथर माध्यम की उपस्थिति में जब दिशा में परिवर्तन हुआ तो स्पीड में परिवर्तन होगा, रिलेटिव स्पीड में परिवर्तन होगा और उससे समयांतर मिलेगा या फिर पथांतर मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन जब इसे एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया तो यहाँ पर किसी तरह का पथांतर या समयांतर ऑब्जर्व नहीं किया गया। इसीलिए कहा गया कि ये जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट है ये निगेटिव रिजल्ट देता है। मैथमेटिकली कुछ और रिजल्ट देता है, एक्सपेरिमेंटली कुछ और रिजल्ट देता है। इसीलिए हमने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट फेल है, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। यहाँ पर हमें इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, चलिए इसको रहने देते हैं। यहाँ पर इसको छोटा ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमें जो हमारा मेन एक्सपेरिमेंट है वो समझ नहीं आएगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे वापस से बना लेंगे। पहले हम अपना जो मेन एक्सपेरिमेंट है उसका डायग्राम बनाते हैं, उसका सेटअप बनाते हैं। तो देखिए किस तरह का सेटअप डिज़ाइन किया माइकलसन ने। एक यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, मान लीजिए एक बल्ब है, कि लाइट सोर्स है, यहाँ से कोई वेव निकलती है, ठीक है, लाइट वेव निकल रही है और ये जाकर एक प्लेट P से टकराती है।
ये प्लेट P है, इससे टकराती है और ये प्लेट कैसी है, पार्शियली सिल्वर्ड है। ये पार्शियली सिल्वर्ड होने का मतलब कि अगर ये फुल्ली सिल्वर्ड होती तो जितनी भी लाइट यहाँ से आती है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर जाती, लेके और या फिर ये बिल्कुल भी सिल्वर्ड नहीं होती, इस पर कोई पॉलिश नहीं होती, तो पूरी की पूरी लाइट क्या है, ट्रांसमिट हो जाती। लेकिन ये क्या है, पार्शियली सिल्वर्ड है। पार्शियली सिल्वर्ड होने का मतलब ये कुछ तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए डी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस पर एक मिरर लगाते हैं जिसे हम M1 नाम देते हैं। और यहाँ पर भी डी डिस्टेंस के लिए, ये डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस के लिए एक मिरर लगाते हैं जिसे M2 नाम देते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से जो वेव आई वो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई और यहाँ से जो वेव आई वो कुछ ट्रांसमिट हो गई। तो अब जो वेव रिफ्लेक्ट हुई है उसको आगे मिरर मिला, मिरर मिला इसका मतलब क्या है, ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से और इसे आगे मिरर मिला, ये भी वापस रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। अब देखिए क्या होता है, इन दोनों वेव्स के लिए हमें अलग अलग बात करनी है कि कितना समय इसको लगता है। ये वेव यहाँ से यहाँ जाएगी, वापस लौट कर आएगी और फिर ट्रांसमिट होने के बाद में नीचे आ जाएगी। ये वेव यहाँ से यहाँ गई और वापस यहाँ से यहाँ आएगी और रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगी और इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। इस पॉइंट पर क्या होता है, इन दोनों वेव्स में इंटरफेरेंस होता है। ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं और इनमें इंटरफेरेंस होता है और जो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ से मिलता है उसको एक टेलीस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। ये टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप की हेल्प से इस इंटरफेरेंस पैटर्न को देखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्हें कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में, वापस यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा और इस वेव को ये दूरी तय करके वापस ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ट्रांसमिटेड वेव के लिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रांसमिटेड वेव के लिए। देखिए ट्रांसमिटेड वेव के लिए हम क्या कहेंगे, अभी क्या है, देखिए ये अर्थ है हमारी और ये सन था, है ना, और यहाँ पर ये अर्थ है, सॉरी ये अर्थ है और ये v वेग से इधर जा रही है और ये हमारा सन हो गया है। अब ये एक्सपेरिमेंट हम इस स्थिति पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट सेटअप रखा हुआ है। तो अगर अर्थ v वेग से जा रही है तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, v वेग से ही जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा हम कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, अर्थ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अर्थ की स्पीड के साथ में ही मूव करेगा, यानी कि ये जो है पूरा एक्सपेरिमेंट v वेग से जा रहा है और प्रकाश c वेग से इधर जा रहा है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और यहाँ पे इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, c माइनस v हो जाएगी। ये बात समझ में आई हमें, क्यों लिखा है हमने c माइनस v, क्योंकि अर्थ भी इसी स्पीड से जा रही है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी इसी स्पीड से जा रहा है और हमारी जो लाइट वेव है वो भी इसी स्पीड से जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ माइनस करके लिख दिया है। और जब ये वेव वापस लौट कर आती है तो अब की बार प्रकाश की चाल किस डायरेक्शन में हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई, और एक्सपेरिमेंट की चाल किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट है, तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जाने में कितना समय लग रहा है, इस समय को अगर हम t1 लें, ठीक है, टोटल टाइम जाकर वापस आने में टोटल टाइम t1 लगता है, तो ये टाइम कितना होगा, d दूरी तय करी जाने में इस वेग के साथ में, इस स्पीड के साथ में, प्लस d दूरी तय करी इस स्पीड के साथ में, तो ये टोटल टाइम हमें मिल गया है। d यहाँ से हम कॉमन ले लें, इसका एलसीएम ले ले, फिर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर c प्लस v प्लस c माइनस v हो गया, कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, डी सी अपॉन सी, ये c प्लस c तो 2dc हो जाएगा ना, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो गया। अभी देखिए t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
2dc। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सी स्क्वायर को बाहर ले रहे हैं, इन दोनों टर्म्स में से सी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर एक सी कैंसिल हो जाएगा और हम इसे क्या लिख सकते हैं 2d अपॉन सी, ये वाला सी रह गया है। और ये देखिए ये नीचे पावर 1 में है, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर -1 हो जाएगी। यहाँ हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर -n, ये किसके बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स के बराबर होता है। कब, जबकि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तब ये कंडीशन बनती है। ये कंडीशन हम यहाँ देखें तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो v इज वेरी वेरी लेस देन c है, तो v स्क्वायर भी इससे बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि ये v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 से बहुत गलत हो गया क्या ये थोड़ा, अच्छा ये ऐसे होगा v स्क्वायर, ये इस सी स्क्वायर को इधर लाएंगे ना तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम अपनी बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो 2d अपॉन सी ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें T1 मिल गया इस ट्रांसमिटेड वेव के लिए। अब हम देखेंगे अपनी रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। तो अभी यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है तो हम इसको इधर नोट करके लिख लेते हैं T1, जो कि हमें बाद में काम आएगा। T1 को इधर लिख देते हैं 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ पर हम नोट करके रख लेते हैं T1 हमें मिला है। अब हम करेंगे काम रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। ये करेंगे काम रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड वेव को देखिए ध्यान से समझेंगे हम। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए ये हमारा मिरर हो गया, तो मान लीजिए जैसे ये यहाँ से प्लेट से वेव जा रही है, तो हम मान लेते हैं एक बार को कि यहाँ पे टॉर्च रखा हुआ है d डिस्टेंस पे। ठीक है, ये टॉर्च रखी हुई है d डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है ये टॉर्च। अब ये टॉर्च भी हमारी v वेग से गति कर रही है और मिरर भी हमारा v वेग से गति कर रहा है। क्यों, क्योंकि अर्थ v वेग से गति कर रही है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अर्थ के साथ गति करेगा। टॉर्च कह लीजिए या प्लेट कह लीजिए, ठीक है, प्लेट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि एक्चुअल में तो रखी हुई प्लेट ही है। यहाँ पर हमने बस इसको समझाया कि अभी टॉर्च समझ लिया। देखिए, तो अब यहाँ से जो वेव चलेगी वो सीधी जानी चाहिए, लेकिन आप विचार लगाइए कि ये टॉर्च ने, तो जैसे ही हमने टॉर्च को ऑन किया, यहाँ से लाइट वेव चली, हर डायरेक्शन में चलेगी, तो यहाँ से लाइट वेव चली, तो क्या इसको आगे मिरर मिलेगा? क्योंकि ये तो v वेग से गति कर रहा है, तो जब आपने इसको यहाँ से लाइट वेव आगे गई तो इसको मिरर यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मिरर तो यहाँ से शिफ्ट होकर इधर चला गया। क्योंकि कुछ तो टाइम लगेगा वेव को यहाँ से यहाँ पहुँचने में, कुछ टाइम लगेगा। उतने टाइम में तो ये मिरर यहाँ से शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेट के लिए जो t टाइम में ये वेव ट्रेवल करेगी और t टाइम में ही ये मिरर यहाँ पहुँच जाएगा, तो इससे जो वेव चलेगी वो यूँ चलनी चाहिए। ठीक है, तभी t टाइम में ये वेव यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी और t टाइम में ये मिरर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक यही कंडीशन होती है कि जब ये मिरर यहाँ पर है तो जैसे ही ये वेव यहाँ पहुँची ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन t टाइम में ये या तो इधर भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इधर भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन ये प्लेट वापस उसको कहाँ मिलेगी, यहाँ तो नहीं मिलेगी। ये प्लेट उसको वापस यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये भी v वेग से ही गति कर रही है। इसे प्लेट मान लीजिए। अब एक बार हमने बस टॉर्च का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि वेव हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस है इसकी, d डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लेट मिली और वापस यहाँ पर आकर
इधर से ये जो वेव आई इसका इंटरफेरेंस किसके साथ हुआ, इधर से आने वाली वेव के साथ में इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो ये काम हुआ किसका, रिफ्लेक्टेड वेव का हुआ। अब देखिए इसने कितने टाइम में ये ट्रेवल करी, मान लीजिए t2 डैश टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, और इतने ही समय में, जितने समय में ये वेव यहाँ से यहाँ पहुँची, इतने ही समय में ये मिरर यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये इसने भी कितना समय लिया, t2 डैश समय लिया। ठीक है, अब जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँची उतने ही समय में ये वाली रे भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसने भी कितना समय लिया, t2 डैश समय लिया। अब देखिए प्रकाश किस चाल से चल रहा है, c चाल से चल रहा है। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ct2 डैश हो गई है। और ये जो है मिरर v चाल से चल रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, vt2 डैश हो जाएगी। और ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, d है ही सही। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ प्लेट चली गई। तो अब हम क्या करें, हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल समय ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगता है। ये डिस्टेंस भी ct2 डैश ही होगी क्योंकि प्रकाश तो आ रहा है, प्रकाश की चाल हो रही है। तो ये समय हमें निकालना है। तो हम इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस त्रिभुज में। देखिए इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो कितना होगा, ये d डिस्टेंस है तो d स्क्वायर प्लस v स्क्वायर t2 डैश स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, c स्क्वायर t2 डैश स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं d स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जाइए और फिर t2 डैश को, t2 डैश के स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बच गया। तो यहाँ से आपके पास t2 डैश कितना आता है, d अपॉन अंडर रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब हमने कहा कि जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में लगता है उतना ही समय यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। तो टोटल समय को अगर हम t2 से रिप्रेजेंट करें तो t2 हमें कितना मिल जाता है, 2d अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर मिल जाता है। ये हमें मिल जाता है t2। अब हमारे पास फिर से स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, हम यहाँ लिख देते हैं t2 हमें कितना मिल गया, 2। देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखकर फिर वहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई है कि t2 समय कैसे आया है। तो देखिए t2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2d, यहाँ से आप c कॉमन ले लीजिए। ठीक है, c स्क्वायर कॉमन लेंगे, c स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल c रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी। इस पावर को, इस टर्म को आप ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर की पावर -1/2। फिर से आप यही बायनोमियल थ्योरम लगाएं, यही बायनोमियल थ्योरम आप लगाएंगे तो t2 आपको मिलेगा 2d अपॉन c 1 प्लस 1/2 v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा t2। यहाँ पर लिखते हैं हम t2 को 2d बाय c 1 प्लस हाफ v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये हमें t2 मिल गया है। अब आपको देखना है कि कितना समयांतर आया यहाँ से यहाँ पहुँचने में। यहाँ से यहाँ गई, वापस यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, वापस यहाँ से यहाँ गई और फिर इसमें इंटरफेरेंस हो गया। तो समयांतर कितना लगा, तो समयांतर देखिए कितना लगेगा, समयांतर डेल्टा t, इसको आप लिखते हैं t1 माइनस t2। t1 माइनस t2 लिखे चाहे t2 माइनस t1 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम तो इन द एंड पॉजिटिव ही आना है।
तो T1 क्या है 2D/c। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2D/c ऊपर भी आ रहा है, 2D/c नीचे भी आ रहा है, तो इसको कॉमन ही ले लें और जो अंदर टर्म बचता है उसको लिख देते हैं v²/c² माइनस 1 प्लस हाफ v²/c²। यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म क्या है 1 है और ये हाफ में है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी 2D/c इंटू हाफ v²/c² आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया है तो बच गया आपके पास dv²/c³ बच गया, ये समयांतर। अब हम कह सकते हैं कि समयांतर है तो पथांतर भी होगा, और वो पथांतर कितना हो जाता है, पथांतर डेल्टा x हो जाता है आपके पास c डेल्टा t। देखिए दूरी बराबर समय इंटू चाल, तो डेल्टा x हो जाएगा आपके पास c डॉट dv²/c³। यहाँ पर हो जाएगा ये एक c से एक c कैंसिल होगा, तो ये आपके पास क्या आया पथांतर आया। ये तो बात करी हमने कब, जबकि हमने इस पोजीशन में यहाँ पर इस स्थिति में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तब हमारे पास पथांतर इतना आया। अब हम क्या करें, इस एक्सपेरिमेंट को इस जगह परफॉर्म करें 3 महीने बाद। 3 महीने बाद ये अर्थ घूमकर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो एक तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरा का पूरा अभी किस तरह से, इस तरह से अगर है तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इस तरह को घूम जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा ये एक्सपेरिमेंट। और इस स्थिति में ये एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करना पड़े तो यहाँ पर पथांतर कितना हो जाता है, तो देखिए यदि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट 90 डिग्री से घूम जाए, यदि संपूर्ण उपकरण 90 डिग्री से घूम जाए तो पथांतर कितना होगा, देखिए पथांतर हो जाएगा 2 डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पथांतर 2 डेल्टा x हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा 2dv²/c² के बराबर हो जाएगा। ये आपका पथांतर हो गया है। अब देखिए एक बात को आप समझिए कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इंटरफेरेंस मिल रहा है। इंटरफेरेंस मिल रहा है तो यदि इस एक्सपेरिमेंट में पथांतर उत्पन्न होता है तो पथांतर उत्पन्न होने के कारण इसमें जो भी फ्रिंजेस आपको मिल रही, इस तरह की फ्रिंजेस आपको मिलती है, ये फ्रिंजेस का ये सेंटर हो गया, इस तरह की फ्रिंजेस मिलेगी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह के फ्रिंजेस आपको मिलेगी। तो अगर यहाँ पर पथांतर उत्पन्न होता है तो पथांतर उत्पन्न होने के साथ में इन फ्रिंजेस में भी कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा। ठीक है, इन फ्रिंजेस में जो शिफ्ट होता है, मान लीजिए उसको n लेते हैं, यदि शिफ्ट इन फ्रिंजेस, इफ शिफ्ट इन फ्रिंजेस इज n, मतलब कि n नंबर ऑफ फ्रिंजेस में शिफ्ट हो जाता है तो 2 डेल्टा x किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा 2dv²/c² के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालें, n की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा इधर चला जाएगा तो 2dv²/c², लैम्डा मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें नोन है उन सब की वैल्यू हमें पुट करनी है। देखिए d जो है इस एक्सपेरिमेंट में, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में d रखा जाता है 11 मीटर, यानी कि d क्या है, इस प्लेट से इन दोनों मिरर की डिस्टेंस है जो कि 11 मीटर रखी जाती है। v हमने बताया था ये अर्थ किस चाल से चलती है, 30 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। यहाँ पर c प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁻⁶
किलोमीटर पर सेकंड में अगर हम लिखें तो किलोमीटर पर सेकंड में 6 नहीं होगा, देखिए 8 होता है मीटर में, ठीक है। अगर इसे चेंज करना है किलोमीटर में तो ये 5 रह जाएगा, ठीक है ना। 5 किलोमीटर पर सेकंड हो गई है। ठीक है, नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये किलोमीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लैम्डा यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया विजिबल रेंज का 5890 एंगस्ट्रम। इस वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे यूज़ करी गई, लाइट सोर्स यूज़ किया गया। और ये लाइट सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझते हैं आप, ऐसा सोर्स जिससे केवल और केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट निकले, और वो वेवलेंथ कितनी है 5890 एंगस्ट्रम। इस एक्सपेरिमेंट में ये यूज़ किया गया। जब इसकी इन सब की वैल्यू देखिए, यहाँ पर डी की वैल्यू रख दी, वी की रख दी, सी की रख दी और लैम्डा की वैल्यू रख दी। इन सब की वैल्यू जब इस फॉर्मूला में पुट की जाती है तो ये आपको मिलती है 0.37, यानी कि इतनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहाँ पर से शिफ्ट हो जाती है। यानी कि जहाँ पर जिस स्थिति पर पहले या तो कंस्ट्रक्टिव आपको इंटरफेरेंस मिलेगा या फिर डिस्ट्रक्टिव आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, तो जिस स्थिति में आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी वो इतनी शिफ्ट हो जाएगी और उसकी जो डार्कनेस है वो कुछ कम हो जाएगी। इसी तरह से ब्राइट फ्रिंज की अगर बात करें तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो उसकी ब्राइटनेस है वो आपकी बार इतनी शिफ्ट हो जाएगी और आपको ब्राइटनेस पहले से कुछ कम मिलेगी। ये जो सारा सब कुछ हमने किया है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट लगाया गया उससे आपको मिला कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस मिलना चाहिए, और पाथ डिफरेंस होने के साथ में फ्रिंजेस में जो शिफ्ट मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। ये सारा क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिए आप। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंटली, एक बार इस जगह पर, 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 यानी कि पूरे साल में एक बार साल के शुरू में किया, फिर 3 महीने बाद किया, फिर 6 महीने बाद, फिर 9 महीने बाद किया। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को किया तो एक सरप्राइजिंग फैक्ट आपके सामने आता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का पाथ डिफरेंस उत्पन्न नहीं होता है, किसी भी तरह का जो फ्रिंजेस में शिफ्ट है वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कि ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसके रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव आए हैं। जो कॉन्सेप्ट लेकर आप चले थे उसकी हेल्प से जो फ्रिंजेस में शिफ्ट आया था वो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करने पर वो शिफ्ट आपको नहीं मिलता है, आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में इस ये जो एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट आए हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए कई वैज्ञानिक आए। किसी ने कहा कि ये जो ईथर माध्यम हमने माना था ना सन और अर्थ के बीच में, ये स्थिर माना था हमने। किसी ने ये कहा कि ये जो ईथर माध्यम है ना ये स्थिर नहीं है, ये अर्थ के साथ साथ में ये भी मूव करता है, और इन दोनों के बीच में ईथर माध्यम और अर्थ के बीच में किसी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं है। हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको स्थिर माना और इसको गतिशील माना, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया। लेकिन किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये ईथर माध्यम भी अर्थ के साथ इसी वेग से गति करता है और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ जाती है, और फिर उसके बाद में इसी माध्यम से इसने कहा कि इस वजह से यहाँ पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और किसी वैज्ञानिक ने कहा कि यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस दिशा में गति करता है कोई भी ऑब्जर्वर, कोई भी पिंड, उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसको भी हम आगे समझेंगे, लेकिन जो सबसे मान्य कथन जो दिया वो दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादातर वैज्ञानिक सहमत हो गए, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ये जो ईथर की आप बार बार बात कर रहे हैं ना, इस तरह का कोई माध्यम नहीं होता है, ईथर की कल्पना ही अर्थहीन है। इस कथन को सभी वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया और ईथर की परिकल्पना को एक तरह से खोखली बता दिया कि ईथर की परिकल्पना बिल्कुल गलत है। इसीलिए उसकी जो थ्योरी दी गई वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी आधार पर दी गई कि ईथर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसी परिकल्पना ने आइंस्टाइन को बहुत ही फेमस कर दिया और उसकी थ्योरी को नाम दिया गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हम आगे की क्लासेस में समझेंगे कि
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्या पॉस्टुलेट्स हैं, किन पॉस्टुलेट्स को आधार बनाकर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी। तो आगे की क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।